हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार। अपन रीट के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उन 30 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन तो शिक्षण विधि के होते हैं और बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे वो गणित के होंगे। 2011 टेट में तो 30 क्वेश्चन के पूरे 30 ही गणित के आए थे, लेकिन उसके बाद में 12, 15, 18 में जो अपनी टेट और रीट हुई है उसमें 20 क्वेश्चन गणित के आए हैं और 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। तो अपन इन पूरे 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियों में 2 इकाई है जो 5-5 नंबर की 10 नंबर हो गए, और गणित के जो 20 क्वेश्चन है उसकी 4 इकाई है। 4 इकाइयों में 5-5 नंबर के जो अपने क्वेश्चन आते हैं, 5-5 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन हो गए। अब उनमें से अपन जो तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई में फर्स्ट जो है अपन पढ़ चुके हैं। दूसरे में जो समतल आकृतियां हैं इसमें क्या है, ज्योमेट्री से संबंधित है। तो इसमें अपन ने त्रिभुज पढ़ ली है, त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ ली है। अब चतुर्भुज और वर्त है तो उसी को अपन आगे देख रहे हैं। तो इसी के अंदर देखो वर्त से संबंधित ही है। जैसे आज इसमें हम सबसे पहले जीवा पढ़ेंगे, साथ में ये अपना जो मेन जो है रीट से संबंधित है। इसमें आपके पुलिस पटवारी जो भी आप तैयारी करो उसमें भी तो काम आएगा, लेकिन पुलिस का मैं अलग से और पटवारी दोनों के लिए अलग से अपन वीडियो बनाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो अलग से पढ़ना, तब तक आप इनको भी पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब अपना ज्यामिति का अपना पार्ट चल रहा था। ज्यामिति में हम आज अपना ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें से आगे देखते हैं। इसमें जीवा, जीवा किसे कहते हैं, मतलब वर्त। जीवा किसे कहते हैं, यानी वर्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जीवा है। अपन ने कल पढ़ा था चाप, ये भी वर्त के 2 बिंदु है। अगर इस 2 बिंदुओं के ये नीचे वाली है ना, ये रेखा यानी जो परिधि है, इसको तो बोलते हैं चाप। और इन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाते वर्त के अंदर से जाएगी, ये क्या कहलाएगी, जीवा। तो जीवा भी ऐसे, ये भी, और चाप भी। मतलब चाप तो ऐसे नीचे, चाप को अपन ऐसे लिखते हैं और जीवा को केवल अपन ए बी लिखेंगे। और रेखाखंड को अपन क्या लिखा था, ए बी के ऐसे। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर है जीवा। किसी वर्त की परिधि के 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जीवा प्राप्त होती है। जैसे इसके अंदर ए बी एक क्या हुई, जीवा। ठीक है। और इस वर्त में सबसे बड़ी, अगर इस केंद्र है, इस केंद्र को मिलाती भी अगर कोई जीवा इसके अंदर से जाए तो ये इस वर्त की सबसे बड़ी क्या होगी, जीवा होगी। और वर्त के लिए क्या होगा, व्यास। मतलब किसी भी वर्त का व्यास है वो उस वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में देखो आगे इससे संबंधित, इसके बाद में यदि 2 जीवाओं की लंबाई बराबर हो तो दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। मतलब ये जो वर्त है इसके अंदर देखो ए बी एक ये जीवा है और ये सी डी कोई जीवा है। मान लो इन दोनों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो 2 जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से दूरी क्या होगी, समान। मतलब जो ये जो दूरी होगी, जैसे ये इसका केंद्र O है, ये यहाँ इसको M से काट रही है, तो OM और ये जो ON है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कितने भी सेंटीमीटर हो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, AB के बराबर अगर CD है, किसी वर्त की 2 जीवाएं आपस में बराबर हैं तो वो केंद्र से उनकी दूरी क्या होगी, बराबर। तो देखो O से OM और O से ON ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। ये अपने 10th में अपन प्रमेय भी पढ़ते हैं। यहाँ अपने को सिर्फ इतना ही रखना है, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसमें मान देके आपसे मान पूछेगा, तो आपको केवल इतना ही याद करना है। आगे इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो इसके अंदर केंद्र 2 जीवा बराबर आ गई। अब अपना एक ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये वर्त का केंद्र है और इस वर्त का केंद्र अपन ने O मान लिया, ठीक है, और ये कोई जीवा है ए बी, और इस केंद्र से अगर यदि हम इस पे लंब डाल दें जैसे OM, मतलब किसी वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित भाजित करता है। लंब डालें तो लंब तो वैसे ही होगा, तो लंब समद्विभाजित भाजित करता है। मतलब अगर अपन कह दे ये इसके ऊपर क्या है, लंब, मतलब OM लंब है AB पर। ठीक है, लंब को अपन ऐसे लिखेंगे OM लंब है AB पे। इसका मतलब क्या है, ये लंब है यानी 90 डिग्री का कोण है।
तो अपन क्या कहेंगे, ये जो दोनों भुजाएं हैं, जीवा के जो दो टुकड़े हुए हैं, वो दोनों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए एम बराबर है एम बी। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये इसके ऊपर क्या है, लंब है। एक इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद में देखो, अपन ज्योमेट्री की चर्चा कर रहे हैं, अभी गहराई से नहीं जाना है, एक बार आपको इसके ज्योमेट्री में पूरा विस्तार से पढ़ने के बाद फिर अपन इनको गहराई से पढ़ेंगे। अब मान लो कि कोई वर्त की दो जीवाएं हैं, किसी वर्त की दो जीवाएं उस वर्त के अंदर और बाहर एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद का मतलब काटना। तो क्या प्रमेय अपने पास आती है वो देखते हैं। तो जैसे ये कोई ए बी है और ये क्या है, बी सी है, इनको इसके अंदर काट देते हैं एक बार। जैसे ये जीवा हो गई ए बी, दूसरी ये जीवा हो गई सी और डी, ये इसके बिंदु ई पर काट रही है, तो ये तो क्या हुई, अंदर। ऐसे ही अपन दूसरा जो डायग्राम है वो समझते हैं। देखो, ये कोई वर्त है और इस वर्त की ये जीवा ए बी, यहां तक जीवा है, इसको आगे बढ़ा दिया। ये जीवा है सी और डी, इसको आगे बढ़ाया। दोनों को जब आगे बढ़ाया तो ये बिंदु किस पे काट रहे हैं, ई पर। मतलब किसी वर्त के अंदर और बाहर वर्त की जीवाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को काटें। तो अपने पास क्या प्रमेय आती है वो देखते हैं। देखो, ये ए ई, यहां से लिखो आप, ए से यहां तक ई, फिर ए ई, उसके बाद में बी ई, ये किसके बराबर होगा ये अपने को देखना है। तो ये हो जाएगा ए ई बराबर है बी ई। देखो, ए ई गुणा है बी ई, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, मतलब ए ई गुणा बी ई बराबर। अब ऐसे ही सी ई, मतलब सी ई गुणा डी ई, ये अपने पास पर में आई। चाहे ये अंदर काटे या चाहे बाहर काटे, दोनों के लिए अपने को ये याद करना है। परीक्षा में इसमें क्वेश्चन कहां से आएगा, इनमें से किन्हीं दो का मान दे दे या तीन का मान दे दे, अलग से अपने को निकालेंगे। तीन मान दे के एक मान किसी का पूछ सकता है, वो अपन क्वेश्चनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो आगे, अगर दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो कैसा होगा। जैसे ये एक वर्त है, ये फिर दूसरा वर्त है, ये इस वर्त का केंद्र O है, इस वर्त का केंद्र मान लो P है। क्या है, P। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु A पर और ये बिंदु B पर काट रहे हैं। मतलब दो वर्त हैं, दोनों एक दूसरे को बिंदु और A और B पर काट रहे हैं, तो इनकी दोनों के लिए ये जीवा होगी AB। क्या होगी, जीवा। अब ये जीवा देखो, इस वर्त के लिए भी है और इस वर्त के लिए भी है, तो दोनों के लिए कौन सी जीवा हुई, उभयनिष्ठ जीवा। क्या हुई, उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जो है ये अपने जीवा हो गई। अब ये अपने उभयनिष्ठ जीवा है, तो इन दोनों के केंद्रों को जो है मिलाने वाली रेखा होगी, मतलब ओपी जो रेखा होगी वो क्या करेगी, इस जीवा को लंब समद्विभाजित करती है। लंब का मतलब 90 डिग्री के कोण के ऊपर काटना है। यहाँ कितने डिग्री के कोण पे, 90 पे काट रही है। तो लंब, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब टुकड़े, तो इसके लिए दो टुकड़े अपने पास हो गए बराबर। इसको अपन कोई बिंदु मान लेते हैं, जैसे ये बिंदु M पर काट रही है, तो ये जो है इसका अपने पास क्या आया कि अपन कह दें कि OM लंब किस पे हुआ, AB पे। किस पे हुआ, AB पे। OM मान लो, या इसको आप पूरा भी कह सकते हो कि जैसे OP ये मिलाने वाली रेखा है पूरी, ये इस AB पे क्या है, लंब हुई ऐसे, और समद्विभाजित करेगी इसको, तो इसको अपन कह देंगे AM बराबर MB या BM, एक ही बात है। तो ये भी आपको याद करना है कि किन्हीं दो वर्तों जो हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, उनकी जो उभयनिष्ठ जीवा है वो और उसके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उस उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाजित करती है। ठीक है, इसके आगे बाद में देखो अगला क्या है।
अगर किसी वर्त की दो जीवाएं और 90 डिग्री के कोण पर मिल रही हैं तो वो अर्धवर्त होगा। जैसे ये कोई वर्त है, ये इसका केंद्र है, मैं यहां दे दूं बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसके बाद में ये जीवा, यहां से अपन इसको दूसरी जीवा और ले लेते हैं, बी के बाद में सी। ये दो जीवा हो गई, ये एक दूसरे को मिल रही हैं और यहां 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो देखो ये जो मिलेगी ये बिल्कुल इस केंद्र के अंदर से जाएगी। इसका मतलब ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, अर्धवर्त होगा। अर्धवर्त में बनने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अर्धवर्त में बना कोण 90 डिग्री का होगा। बस इससे संबंधित तो ये था अपने जीवा से संबंधित। उसके बाद में अपन लेते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श रेखा से संबंधित अपने पास ज्यामिति में क्या है। तो देखो अपने पास एक ये वर्त है, इस वर्त के किसी एक बिंदु बाहर अगर स्पर्श करती हुई अपन एक स्पर्श रेखा कर दें, किसी भी वर्त के किसी भी एक निश्चित बिंदु से अपन एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन, एक, ठीक है। इसके बाद में देखो अगर दो वर्त आ जाए, क्या आ जाए, दो वर्त, एक वर्त अपना ये है, दूसरा वर्त ये इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तब अपने पास से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, दो वर्त हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की अपन बात करेंगे, मतलब दोनों वर्तों को स्पर्श करते हुए। तो देखो एक उभयनिष्ठ रेखा अपनी ये होगी, इस वर्त को भी स्पर्श कर रही है रेखा, इस वर्त को भी स्पर्श कर रही है। दूसरी उभयनिष्ठ रेखा ये होगी, जैसे इसका मान m है, इसका n है, ये इसका केंद्र है, इसका O है, ये इसका O' मान लिया। अब तीसरी जो उभयनिष्ठ रेखा होगी वो ये होगी सीधी, इसके दोनों को बीच से मिले, MN इसको मान लिया P। तो इसके अंदर देखो जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 3। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3। कई बार ये सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि दो बाह्य वर्त है वो बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आएंगी, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में देखो अगर ये दोनों वर्त एक दूसरे के अंदर हों, जैसे ये वर्त है और इस वर्त के अंदर अपने कोई एक वर्त और है और अंदर स्पर्श कर रहे हैं, कितने स्पर्श कर रहे हैं, अंदर, तब जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी, केवल 1, क्योंकि इस वर्त को भी स्पर्श कर रही है और इसको भी कर रही है। अगर ये वर्त एक दूसरे के अंदर, इसके अंदर तो ये है लेकिन इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि इसको अगर अपन काटेंगे तो ये इस वर्त को प्रतिच्छेद करेगी, स्पर्श नहीं करेगी, और इस पर अगर खींचेंगे तो इधर वाले से स्पर्श हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब इसमें तो 0, कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होगी। इसके बाद में देखो कोई दो अलग अलग वर्त है, ये अलग वर्त है और ये अलग वर्त है, अब इसमें से कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आपसे ये पूछेगा कि दो अलग अलग वर्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आएंगी। उत्तर वही आते हैं 2 3 4 5, यही ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो इसके अंदर देखो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो गई। आप भी साथ साथ में ट्राई करो, किसमें 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, साथ साथ वीडियो को देखते जाओ और अपना भी दिमाग लगाओ। अब दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये होगी, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों को स्पर्श करती हुई जानी चाहिए, ठीक है। अब तीसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अपने यहां से स्पर्श करती हुई ये जाएगी। देखो यहां से कोई स्पर्श रेखा आ रही है, ये 1 नंबर हो गई, ये 2 हो गई, ये तीसरी हो गई, जा रही है ना, इसको भी स्पर्श कर रही है, इसको भी स्पर्श कर रही है। अगर मैं इधर से एक स्पर्श रेखा यूं ले आऊं, ये लो, तो ये अपने क्या होगी, चौथी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो टोटल इसमें से कितनी स्पर्श रेखा हुई, 4। कितनी स्पर्श रेखा हुई, 4।
यहां से भी अब क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो, अगर ये वर्त है, इस वर्त की ये जीवा है ए बी, इसको इधर बढ़ा दें कि बाह्य बिंदु तक, इस बिंदु का नाम दे दिया P, और इससे अपने को इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है, और ये बिंदु यहाँ T पर स्पर्श कर रही है। तो ये कोई वर्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी जीवा है, इसको बाहर की तरफ बढ़ाया और वो बिंदु P से अपन को एक स्पर्श रेखा खींची। चाहिए इधर खींच दो, चाहिए इधर खींच दो, चाहे इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर से भी अपन खींच सकते हैं, एक ही बात है। तब इसके अंदर जो है अपना मान क्या निकल के आएगी, पर में आपको याद करनी है, PA गुणा PB बराबर PT स्क्वायर, मतलब PA गुणा PB ये रेखा का मान और इस पूरी का मान इसको गुणा करेंगे तो इस PT स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये अपने 10th क्लास की प्रमेय है, वहां अपने को सिद्ध करवाना है, यहाँ आपको सिद्ध नहीं करना है, यहाँ मान दिए हुए मिलेंगे, इसमें से किसी एक मान को निकालना है, ठीक है। इसके बाद में देखो, स्पर्श रेखा के बारे में एक बार इतना ही पढ़ना है। इसके बाद में आता है बहुभुज। क्या आता है? बहुभुज। आप मुझे ये बताओ कि बहुभुज के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी? बहुभुज के लिए कितनी भुजाओं की आवश्यकता है कम से कम कि वो क्या बन जाए? बहुभुज बन जाए। बताओगे? अपना अपना आइडिया लगाओ। तो देखो, बहुभुज के अंदर कम से कम अपने पास 3 भुजाएं होनी चाहिए। 3 भुजा त्रिभुज में होती है ना, तो बहु का मतलब 2 से तो ज्यादा हुई ना, और 3 भुजाओं से, बाकी तो अपन 2 भुजाओं को मिला के तो कोई डायग्राम में अपने वो बहुभुज जो है वो बनेगा नहीं। 3 का त्रिभुज बन जाएगा, 4 का चतुर्भुज बन जाएगा, 5 का पंचभुज बन जाएगा, 6 का षष्ठ है, सप्त है, अष्ट है, ये अपने जितनी भी भुजाएं होंगी वो क्या होगा? वो होगा बहुभुज। अब वो बहुभुज कौन सा है? त्रिभुज है या चतुर्भुज है, पंचभुज है, वो अलग है। तो इसमें कम से कम कितनी? 3 भुजाएं। और जैसे ये कोई अपना एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज के बाहर की तरफ का कोण, इसका बाहर की तरफ कोण हो गया, इसका ये बाहर की तरफ कोण हो गया, इसका ये हो गया। जैसे कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। कोई भी बहुभुज है उसके बाहर के सभी कोणों का मान क्या होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हुआ? 360 डिग्री होगा, ठीक है, 360 डिग्री। अब इसके बाद में देखो, अगला अपने को क्या करना है, इसमें बाह्य डिग्री का अपने को कोण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, सम बहुभुज। अब बहुभुज में सम का मतलब तो सम्मान। अब वो पंचक, त्रिक, चतुर्थ जो भी है उसकी भुजाएं समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं एक भुजा 4 सेंटीमीटर की और दूसरी 10 की है, वो नहीं होना चाहिए, सब भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए उसका अपने को बाह्य कोण ज्ञात करना है। क्या करना है? बाह्य कोण। और उस बाह्य कोण को अपन ऐसे 360/n, जहां n का मान क्या है? उस समबहुभुज की भुजाओं, मतलब भुजाएं या भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। जब अपने पास ये बाह्य कोण का मान आ जाए तो अपन इसके अंदर अपन अंतः कोण ज्ञात कर सकते हैं। अंतः कोण में क्या होगा? 180 में से ये अपन बाह्य कोण घटा देंगे। 180 में से कितना कर देंगे? बाह्य कोण घटा देंगे। ऐसा क्यों? देखो, जैसे अपने पास ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और मान लो ऐसे 5, ऐसे ये कोई पंचभुज अपने पास बन जाता है। अब अपने को ये पता चल जाए कि इस कोण का मान कितना है, तो इस कोण का जितना भी मान आएगा, अंदर वाला अगर अपने को कोण ज्ञात करना है तो देखो ये पूरा कोण कितना होता है? 180। अब इस 180 में से ये बाहर वाला कोण ज्ञात कर लेंगे तो ये अंदर वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे ही इस साइड में ये सारे बाह्य और बाह्य कोण अपन कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अपने पास 360 डिग्री है, इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, तो इसमें 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दे देंगे तो बाहर का कोण आ जाएगा। बाहर का कोण आया तो अंदर का कोण अपने ज्ञात कर लेंगे, यानी 180 में से घटा देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो,
जैसे एक अपने लेते हैं बहुभुज में खींचे जाने वाले विकिरणों की संख्या। जैसे कोई भी बहुभुज है उसके अंदर कितने विकिरण खींच सकते हैं। जैसे देखो ये एक बहुभुज है, ये 2 है, ये 3 भुजा है, ये 4 भुजा है, और ये मान लो 5वीं भुजा है, और ये 6ठी भुजा, ये हुआ है। अब इसमें से अपन विकिरण कितने खींच सकते हैं। तो यहाँ विकिरण देखो, इस एक बिंदु से इस एक को छोड़ के ये एक विकिरण हुआ, ये दूसरा विकिरण हुआ, ये तीसरा विकिरण हुआ। अब इस बिंदु से चलेंगे, ये चौथा हुआ, ये 5वां हुआ। अब इससे चलेंगे, इसको छोड़ दे, ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, ये ऑलरेडी है। ऐसे ये होते हैं इसके विकिरण। तो ये अपने कितने विकिरण खींचे जा सकते हैं, तो ये अपने को ज्ञात करना है। यानी कि बहुभुज, समबाहुभुज है, उसमें कितने विकिरण खींच सकते हैं, मतलब विकिरणों की संख्या। विकिरणों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। इसका जो सूत्र होगा n² माइनस 3n बटा 2, n² माइनस 3n बटा 2। n क्या है, वो जो भी समबाहुभुज है, पंच है या षष्ठ है, अष्ट है, उसका n का मान होता है। मतलब n बराबर भुजाओं की संख्या। ठीक है, n बराबर हो जाएगा इसमें भुजाओं की संख्या। अब अपने पास एक क्वेश्चन आया था, रीट में भी आया हुआ है, या और दूसरी एग्जाम है उसमें भी 2-3 बार आ गया। यह आया कि सम अष्टभुज, क्या सम अष्टभुज में अधिकतम कितने विकिरण खींचे जा सकते हैं। तो देखो यहां अपना सूत्र तो यही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में अपन इसमें n का मान क्या होगा, सम अष्ट, अष्ट का मतलब 8, तो n बराबर क्या हुआ 8। ये इस फॉर्मूले में अपन रख देंगे। तो देखो 8 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 8 बटा 2। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 8 दूनी 16 मत कर देना, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 दिए 24 बट्टा 2। तो 64 में से 24 अपन घटा देंगे तो 40 बटा 2, तो ये कितना आ गया 20, और ये क्या है विकिरण आ गए। तो इसमें अधिकतम विकिरण जो है वो कितने आ गए 20 आ गए। इनके अपन बहुभुज जो है इसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे, वो अलग से क्षेत्रफल की नेक्स्ट जो अपनी प्रश्नावली है रीट में जो तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई में अपन उसकी जो उप इकाई है उसमें दूसरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आगे जब त्रिभुज इनके क्षेत्रफल जो आएंगे वो तीसरी उप इकाई होगी, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज इतने पढ़ेंगे।